हेलो गैस, माय नेम इज़ दीप राज चंद्राकर और मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वो डील करने वाला हूँ पीडीजीडी कोर्सेज में। अगर मैं बात करूँ डियर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये दोनों ब्रांचेज में है, कोर ब्रांचेज आपके मैकेनिकल में भी है और सिविल में भी है। तो वो पीडीजीडी कोर्सेज में कैसे चैप्टर डिवाइड होंगी, क्या चीज़ें होंगी, उसके बारे में जरूर बात करूंगा। उससे पहले अपन सिलेबस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं, गेट के सिलेबस के बारे में, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर सिलेबस के बारे में बात करूं तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम है एंड इक्विलिब्रियम, फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्विलिब्रियम, ट्रसेस एंड फ्रेम्स, वर्चुअल वर्क, काइनेमेटिक, दैट इज योर वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के बारे में बात करेंगे, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, दोनों के बारे में, पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी इन प्लेन मोशन, इंपल्स एंड मोमेंटम, लीनियर एंड एंगुलर एंड एनर्जी फॉर्मुलेशन एंड कोलिजन्स। ठीक, ये सिलेबस है किसका? मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग का देखूं गेट का सिलेबस, तो उसमें है सिस्टम ऑफ फोर्सेस, एफबीडी, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इंटरनल फोर्सेस इन स्ट्रक्चर, फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस, kinematics of point mass and rigid body, center of mass, Euler's equation of motion, impulse momentum, energy methods, principles of virtual work। ठीक, ये दोनों का सिलेबस हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं कि सिलेबस कहाँ पे क्या चीज़ें होने वाली है। अगर देखूंगा मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में कहीं पे फ्रिक्शन टॉपिक ऐड नहीं है, लेकिन यस क्वेश्चन आते हैं डियर, और मैं वो टॉपिक फ्रिक्शन जो कवर करने वाला हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि अपना सिविल इंजीनियरिंग में फ्रिक्शन एंड उसके एप्लीकेशंस हैं। सो पूरा डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं दूसरी चीज़ बात करूँ यहाँ पे, ये जो सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग में, ये ऐड हुआ 2016। सो अभी आपके सिर्फ 16, 17, 18 एंड 19, ठीक, 4 बार ये पेपर हुए हैं जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस स्पेशली ऐड हुआ है किसमें? सिविल इंजीनियरिंग में। जब आईआईएससी बैंगलोर ने सेट किया था उस समय ये सिलेबस में ऐड किया गया था, ठीक है ना। सो ऑब्वियस है इतने मतलब ऐसे क्वेश्चंस अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, एकदम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं। नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिले हैं सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सो अपन जब बात करेंगे पीडीजीडी कोर्सेज में, जब अपन उसके लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे, उसमें जब शूट करेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे वो लेक्चर्स, तो उसमें जरूर मैं आपको वो सारी चीज़ों के बारे में बात करते चलूँगा कि कौन से क्वेश्चंस कैसे आए हैं, क्या चीज़ें हुई हैं। ऑब्वियस है आपका इसमें अभी चीज़ें आपको कम दिख रही है ना, कि इसमें आपको ज़्यादा वेटेज नहीं दिखेगा। ज़्यादा वेटेज कहने का मतलब 2 से 4%, मतलब 2 से 4 नंबर। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर गेट एग्जाम की बात करूँ तो 2 से 4 नंबर बहुत ज़्यादा है। 2 से 4 नंबर में तो रैंक बहुत वेरिएशन हो जाता है। सो ये बेसिक सा सब्जेक्ट है, इसको बहुत डिटेल में एक्चुअली अपने को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके मार्क्स अगर अपने चले जाते हैं तो वो हम बियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए कि ये मार्क्स पूरे के पूरे अपन ले लें, ठीक है ना। सो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से अपन डील करेंगे, दोनों के लिए, मैकेनिकल और सिविल के लिए बहुत डिटेल में बात करेंगे। बात करते हैं कैसे चैप्टर्स डिवाइड किए हैं, ठीक है गैस। अपन सिलेबस के बारे में बात कर चुके हैं, मैकेनिकल और सिविल दोनों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्या सिलेबस है गेट का, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं जो चैप्टर्स डिवाइड किया हूँ, अगर अपन बात कर सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो पीडीजीडी कोर्सेज में आने वाले हैं, उसके सिलेबस की अगर बात करूँ, जो चैप्टर्स मैंने डिवाइड किए हैं, तो वो चैप्टर है टोटल मैंने ये 10 चैप्टर में डिवाइड किया है। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 चैप्टर में डिवाइड हुआ है, ठीक है ना। सो अगर मैं इसमें चैप्टर्स की बात करूं, जैसे चैप्टर नंबर 1 सिस्टम ऑफ फोर्सेस, एफबीडी एंड इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। सो उसमें फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में बात करूंगा, पूरा एकदम बेसिक से बात करेंगे कि क्या होता है रिजिड बॉडी, क्या होता है पार्टिकल, ठीक है ना, फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्सेस क्या क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है, वो सारी चीजें, लॉ ऑफ मोशन, उसके बारे में बात करते हुए, ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए अपन धीरे से आगे जाने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो सिस्टम ऑफ जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस में मैं बात करूंगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, 3D में कितने स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं, 2D में कितने स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं, और वो इक्विलिब्रियम में रहेगा तब क्या होगा और इक्विलिब्रियम में नहीं है
तब क्या होगा उसके बारे में पूरा बात करते हुए चलेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, कितने टाइप के सपोर्ट्स होते हैं, जैसे फ्रिक्शनलेस सपोर्ट होता है, नाइपेज सपोर्ट होता है, रोलर सपोर्ट होता है, हिंज सपोर्ट होता है, इंटरनल हिंज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्लैम्प्ड और फिक्स्ड और उसी को बोलते हैं फिक्स सपोर्ट, ठीक है ना। तो वो सपोर्ट्स के बारे में बात करते हुए चलेंगे एज पर द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। उसके बाद मैं उसमें बताऊंगा, ऑब्वियस है इसमें आपका पैरेललोग्राम लॉ के बारे में भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। लामिस थ्योरम के बारे में भी बात करने वाले हैं, उसी को अपन साइन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है ना। सो अगर मैं बात करूं तो आपका ये एक वर्कबुक आपको मिलने वाला है जीडी पीडी कोर्सेज के साथ, ठीक है ना। सो ये पीडी और जीडी कोर्सेज के साथ जो ये वर्कबुक मिलेगा, इसमें पूरे चैप्टर डिवाइड रहेंगे, उसी के जैसे अपन बात करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपको असाइनमेंट भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। गेट के कुछ पुराने क्वेश्चंस जो कुछ क्वेश्चंस मैं अलग से कराने वाला हूँ गेट के क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है ना, जिससे अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और आराम से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक। अगर मैं बात करूं आगे तो चैप्टर नंबर 2 इज नथिंग बट ट्रसेस एंड फ्रेम्स। सो ट्रसेस एंड फ्रेम्स में मैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा कि क्या होता है ट्रसेस एंड फ्रेम। उसके बाद बात करेंगे कंडीशन फॉर रिजिड और परफेक्ट ट्रस। उसके बाद बात करेंगे उसमें एजम्पशंस क्या क्या है, एजम्पशन फॉर द परफेक्ट ट्रस। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल फोर्स इन द मेंबर्स, ठीक है ना, उसके बारे में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इसके बारे में बात करेंगे। मेथड ऑफ जॉइंट्स, मेथड ऑफ सेक्शन और स्पेशल केसेस, ठीक है ना। सो इसमें पूरा डिटेल में बात करते हुए इसकी जो ट्रिक होते हैं उसके बारे में जरूर बात करेंगे आपके इसमें चैप्टर नंबर 2 में, ट्रसेस के बारे में। स्पेशल अगर मैं मेंशन करूं इसमें तो आपके सिलेबस में प्लेन ट्रस, मतलब जहां से क्वेश्चन आता है वो है प्लेन ट्रसेस के बारे में, ठीक है ना। तो उसमें मैं बताऊंगा कि क्या चीजें होती है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 फ्रिक्शन के बारे में मैं बात करूं तो फ्रिक्शन, जैसे मैंने बताया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में सिलेबस में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में आपको फ्रिक्शन का टॉपिक मेंशन नहीं है, मतलब फ्रिक्शन टॉपिक नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो आते हैं और मैं इसी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये कवर कराने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इसमें बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग में तो यस फ्रिक्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो इसके बारे में बात करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्शन बात करेंगे कि मतलब फ्रिक्शन क्या होता है। उसके बाद उसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, अभी मैं इस चैप्टर को जब पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में ही बात करेंगे, डायनेमिक फ्रिक्शन का जस्ट इंट्रो दूंगा और डायनेमिक फ्रिक्शन तब पढ़ेंगे जब अपन काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स वाले पोर्शन में जाएंगे तब। जब तक अपन बॉडी और पार्टिकल का जब तक मोशन नहीं जानेंगे या रिजिड बॉडी का मोशन नहीं जानेंगे, वो क्या उसमें डील कैसे करना है, तब तक अपन डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं कर सकते। तो वो जब वो चैप्टर्स पढ़ाऊंगा उसी समय डायनेमिक फ्रिक्शन का डिटेल में अपन देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती है, ठीक है ना। वो साथ में आ जाएगा, आपको जब कोर्सेज आएंगे आपके सामने जब लेक्चर आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें कैसे चल रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं उसके आगे तो लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, तो आपके फ्रिक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन, एक होता है ड्राई फ्रिक्शन, ठीक है ना। सो मेनली अपन ड्राई फ्रिक्शन पे फोकस करने वाले हैं। जरूर मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन स्पेशली अगर मेंशन करूं तो ड्राई फ्रिक्शन के बारे में ही बात होगी। तो उसके बाद अपन बात कर सकते हैं उसमें फ्रिक्शन एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, फ्रिक्शन कोण क्या होता है, रोलिंग रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। रोलिंग रेजिस्टेंस एक अलग चीज है, उसके बारे में जरूर बात करेंगे क्या होता है, ठीक है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन व्हील कब कैसे कैसे होता है, अगर आपका फोर्स लगा है तब आपका फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टॉर्क लग रहा है तब फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, अगर एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन में बात करूं तो एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन बहुत ब्रॉड टर्म है। इस चैप्टर में मैं जो डील करूंगा वो बेल्ट एंड रोप ड्राइव के बारे में बात करूंगा कि कितने टाइप के बेल्ट एंड रोप ड्राइव होता है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है, आपका टेंशन रेशियो क्या होता है, उसमें पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है बेल्ट ड्राइव के द्वारा, है ना। तो ये इन चीजों के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक। अगर मैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट सेकेंड मोमेंट एरिया, ठीक है। सेकेंड मोमेंट एरिया या तो मास के टर्म में भी होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो होते हैं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए बेसिक से शुरू करेंगे अपन कि इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे कि क्या होता है आपका, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास, इन चीजों के बारे में बात करते हुए अलग अलग शेप का
कैसे कैसे सेंट्रॉइड होता है, क्या होता है, उसके कंबाइंड शेप का क्या होता है, उसके बारे में बात करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद उसमें आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करूंगा। उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में बात करूंगा, उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा एक थ्योरम और होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, हालांकि वो टॉपिक यहाँ मेंशन नहीं किया हूँ, बताऊंगा, थोड़ी चीजें बताऊंगा मैं, इसलिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मेंशन नहीं किया हूँ क्योंकि आपको दोनों में से एक थ्योरम जानना है, ठीक है ना। एक थ्योरम में अगर आप महारत हासिल कर लिए तो दूसरा थ्योरम की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा कि चीजें क्या होती है, जस्ट अपन बात करेंगे लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और उसके बाद मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये चीजें पूरी आने वाली है डियर, उसमें भी आपका पोलर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसमें रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, उसमें भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगता है, किसमें, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे और आपका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से अपन बात करेंगे, इतना वो नहीं है, डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपन बात करेंगे, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। सो वर्चुअल वर्क के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे अपन इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हुए कि आपका प्रिंसिपल क्या होता है वर्चुअल वर्क का, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे और उसका पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे और स्टेबिलिटी ऑफ इक्वेशन। अगर इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो ये सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करूं तो यस क्वेश्चन आया हुआ है एक बार इस टॉपिक से, पर्टिकुलरली इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, तो ये टॉपिक डील करना बनता है भाई, है ना, अच्छे से डील करेंगे। साथ के साथ अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग में तो ये आपके आगे कुछ सब्जेक्ट्स हैं उसमें प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है ना, तो इसीलिए ये चैप्टर जो है अपन जरूर पढ़ेंगे। इसमें होता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, इसमें अपन बात करेंगे कि भैया स्टेबल कंडीशन में क्या होगा, अनस्टेबल में क्या होगा और न्यूट्रल कंडीशन में क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आगे चैप्टर की बात करूँ तो चैप्टर नंबर 6 दैट इज योर काइनेमैटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। देखिए दो टर्म आपको देखने को मिलेंगे, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। जब भी काइनेमैटिक्स की बात करूंगा तो उसमें मोशन के बारे में बात करेंगे, कॉज ऑफ मोशन के बारे में बात नहीं करूंगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब के बारे में बात करूंगा। कॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स के बारे में बात नहीं करूंगा। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज योर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन काइनेमैटिक्स ऑफ पार्टिकल में ये स्पेशली इसको मेंशन करना चाहिए, और यहाँ से आपको काइनेटिक्स भी देखने को मिलेगा, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि आपका जो डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल होगा वो काइनेटिक्स में आ जाता है, क्योंकि वहां पे फोर्स के बारे में डील करेंगे, ठीक है ना। सो ये थोड़ा सा ये पोर्शन जो रहेगा वो आपको दोनों मिक्स चलेगा कि काइनेमैटिक्स भी चलेगा और काइनेटिक्स भी चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन है, कर्विलिनियर मोशन है, ये दोनों मोशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा आपका दोनों काइनेमैटिक्स ऑफ पार्टिकल में जाएगा। डीएलम्बर्ट अगर स्पेशली बात करूं सिर्फ डीएलम्बर्ट तो वो काइनेटिक के पोर्शन में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर नंबर 7 वर्क एंड एनर्जी दैट इज काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल में आने वाला है, क्योंकि इसमें वर्क डन ड्यू टू द फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें अपन इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या क्या होता है, कैसे वर्क होता है, उसका यूनिट क्या होता है, वो कौन सी क्वांटिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद वर्क ऑफ अ फोर्स कि एक फोर्स की वजह से वर्क क्या होगा, उसके कंडीशंस देखेंगे कि भाई कब मैक्सिमम फोर्स होगा, कब मैक्सिमम वर्क होगा, कब मिनिमम वर्क होगा, वर्क को कब मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, कब निगेटिव कंसिडर करूंगा। यस वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ चलता है, तो बात करेंगे कि कैसे होता है, ठीक है ना। सो वर्क ऑफ अ फोर्स देखेंगे, एक फोर्स की वजह से, ग्रेविटी फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, इलास्टिक फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद वर्क एंड एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा। उसके बाद वर्क एंड एनर्जी प्रिंसिपल फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एक पार्टिकल के लिए अपन देखेंगे तो, और नंबर अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एक सिस्टम में, तो तब क्या होता है उसके बारे में जरूर बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं। जैसे मैं चैप्टर नंबर 6 से बात करूं तो चैप्टर नंबर 6 से आगे बात करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मल्टीपल मेथड से एक क्वेश्चन में अप्रोच किया जा सकता है, चाहे मैं वर्क एंड एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में बात करूं या काइनेमैटिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करूं, ठीक है ना।
तो एक क्वेश्चन में मल्टीपल मेथड लगा सकते हैं, बात करेंगे जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके बारे में बात करूंगा। पावर क्या होता है, पावर इज नथिंग बट व्हाट, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कैसे अपन डील करेंगे, क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 के बारे में अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 8 है इंपल्स एंड मोमेंटम, वो आपके काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल में आने वाले हैं, ठीक है ना। सो इसमें अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होगा, ऑब्वियस है सारे चैप्टर में अपन बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सारे टॉपिक्स में जैसे जैसे टॉपिक होते जाएगा उससे रिलेटेड मैं अलग से क्वेश्चंस कराते जाऊंगा। उसके बाद गेट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ईएस के क्वेश्चंस करेंगे जो कुछ आए हुए हैं, ठीक है ना। अपन कुछ और एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में अप्रोच किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद उसमें देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो बोल रहा हूँ दैट इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करूंगा। मोमेंटम बोल रहा हूँ या लीनियर मोमेंटम बोल रहा हूँ, दोनों सेम चीज है। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम बोल रहा हूँ तो वो स्पेसिफाई करेगा कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद उसका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखेंगे। उसी में आपका एक आता है यूलर्स इक्वेशन, जो स्पेशली अगर इस यूलर्स इक्वेशन के बारे में बात करूँ तो स्पेशली मेंशन हुआ है सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में, ठीक है ना। उसके बाद चैप्टर 9 में अगर मैं देखता हूं तो इम्पैक्ट और कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज के बारे में बात करेंगे। तो उसमें इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है ना, उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद उसमें से अपन बात करेंगे कि कैसे कैसे इम्पैक्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, कैसे अपन लाइन ऑफ इम्पैक्ट निकालते हैं, क्या होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हुए डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट क्या होता है, उसमें क्या चीज़ें होती है, कैसे अपन डील करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नेचर ऑफ इम्पैक्ट कि भैया इसमें क्या चीज़ होता है, आपका नेचर ऑफ इम्पैक्ट में क्या होगा कि इलास्टिक कोलिजन, प्लास्टिक कोलिजन, ठीक है ना, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन, तो ये सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। नेचर ऑफ इम्पैक्ट एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें स्पेशल केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट, अलग अलग स्पेशल केसेस हैं कुछ मैं जो डील कराऊंगा, ठीक है ना। ऑब्लिक सेंट्रल इम्पैक्ट के बारे में भी अपन बात करने वाले हैं कि ऑब्लिक सेंट्रल इम्पैक्ट होगा तब क्या होगा, ठीक है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई। ऑब्लिक सेंट्रल इम्पैक्ट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि आया हुआ है, कभी ना कभी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मैं चैप्टर नंबर 10 अगर लास्ट चैप्टर के बारे में बात करूं तो वो है आपका काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है ना। तो अभी तक आप काइनेटिक्स या काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 से आपका शुरू हो गया था, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, ठीक है ना। सो वो सब था पार्टिकल्स एंड बॉडी के बारे में, ठीक है ना, जस्ट एक पार्टिकल और पॉइंट लोड के बारे में, ठीक है ना, एक पॉइंट मास जो होता है उसके बारे में था, या तो उसी को मैं बोलूं पार्टिकल के बारे में था। लेकिन लास्ट चैप्टर जो होगा वो रिजिड बॉडी के बारे में होगा। सारी चीजें वही रहने वाली हैं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा, नई चीजें क्या अपन डील करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि क्या चीज होता है। उसमें जनरल प्लेन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे कि भैया आपका जनरल मोशन क्या होता है, ठीक है ना, आपका प्योर ट्रांसलेशन होता है, प्योर रोटेशन होता है, जनरल मोशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं अगर मोशन की बात करूं, और स्पेशली अगर इस टॉपिक के बारे में बात करूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ये टॉपिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियस है बाकी टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक एक्चुअली क्या होता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो थ्योरी ऑफ मशीन, तो थ्योरी ऑफ मशीन में भी ये टॉपिक से जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात करेंगे कि जनरल मोशन क्या होता है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन मोशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी, ये आपके काइनेटिक्स पोर्शन में आने वाला है कि भैया इसमें क्या होगा, न्यूटन लॉ क्या होगा, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं इसमें और एक चीज जो मेंशन करना चाहूँ तो इसमें एक और आता है इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड के बारे में जरूर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बात कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेशली मेंशन होगा थ्योरी ऑफ मशीन मैकेनिकल, ठीक है ना, क्योंकि सिविल वालों को उसमें डील नहीं करना है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए वो नहीं है, वो टॉपिक नहीं है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए उसमें फोकस करेंगे, ठीक है। सो ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वो है। और अगर मैं बात करूं आपका
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो 10 चैप्टर डिवाइड किए हैं जो अपन डील करने वाले हैं पीडीजीडी कोर्सेज में, उसके बारे में ये इंट्रो रहा। अगर मैं बात करूं, ये वर्कबुक है। वर्कबुक में जैसे मैंने बोला कि वर्कबुक में क्या रहेगा, चैप्टर वाइज, जैसे ये चैप्टर डिवाइड हुए हैं वैसे चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपके पूरा कंटेंट रहेगा कि क्या क्या चीज आपको, कंटेंट बॉक्स रहेगा कि भाई क्या क्या बात की यहाँ पर, कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कैसे वीडियो, कितने कितने ड्यूरेशन के वीडियोस हैं, उसके बारे में इसमें पूरा डिटेल रहेगा। आप डायरेक्ट, अगर आपको लगता है ये ऑब्वियस है, बेसिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, जब मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे ये था कि इसमें जो भी मार्क्स मिलने वाले वो पूरे मार्क्स मैं जरूर ले लूँ, ताकि इसमें से फिक्स हो जाए कि भाई ये मार्क्स मुझे आ ही जाए, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना सिलेबस कवर करूं तो मुझे लगता है कि हो ही जाएंगे पूरे क्वेश्चंस, मिस नहीं होंगे कोई भी क्वेश्चन। तो ये 3 और 3-4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है गेट एग्जाम में, क्योंकि 100 ही नंबर का पेपर है ये, तो 3-4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ के साथ ऐसे कि इसके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बहुत कम ड्यूरेशन में बन जाता है, ज़्यादा लेंथी नहीं होते क्वेश्चन। हाँ, कॉन्सेप्चुअल होता है लेकिन लेंथी नहीं होता। तो अपने को बेसिक हम लोग 11th-12th में पढ़े रहते हैं, वहीं से डील करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे, और इसमें इंजीनियरिंग में क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात करते हुए चलेंगे। तो आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि वीडियो, या तो आप एक बार पूरा लेक्चर देख लिया, बाद में रिवाइज कर रहे हैं, नोट्स कैसे बनाना है, जब मैं वीडियो देते जाऊंगा तो मैं बताते जाऊंगा कि और पूरा नोट करते जाऊंगा, बोर्ड में नोट करते जाऊंगा कि ये आपका नोट्स में होना चाहिए। तो आप जब भी वीडियो देखोगे तो आराम से, ऐसा नहीं है कि वीडियो ले लिए आराम से बैठ के देख रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छे से एक चेयर में बैठिए, ठीक है ना, आप एक कॉपी रखिए साथ में, और जो जो बोला जाएगा वो नोट करते चलिए, ठीक है। तो आपका एक क्या होगा कि नोट्स भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आपको लगता है कोई टॉपिक रिवाइज करना है तो वापस जाके वो पर्टिकुलर टॉपिक में मैं जाके रिवाइज कर सकता हूँ। पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पता भी रहेगा कि कौन से क्वेश्चन कौन से वीडियो के कौन से पार्ट में है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन रहेंगी आपके वर्कबुक में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए एडवांटेज होगा और आप बहुत अच्छे से ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है डियर। तो अपन देखेंगे पीडीजीडी कोर्सेज में क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू।